हेलो बच्चों। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके एक एक एक्सरसाइज को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके नाम को हम देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो, कोई भी चीज कितनी हो, दो हो कम से कम, तो युग्म हो गया। दो चर, जिसमें दो चर हो और वो रैखिक समीकरण हो। रैखिक मतलब एक रेखा का समीकरण हो, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। एज ए एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको आप रैखिक समीकरण कहोगे। और इसमें देखो दो चर भी हैं, x और y। ठीक है, दो चर हो गए और यह एक प्रकार का रैखिक समीकरण भी है। लेकिन युग्म चाहिए, इसके साथ एक कोई और होना चाहिए, तब जाके युग्म बनेगा, मतलब जोड़ा बनेगा। तो मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू, मतलब एज ए एग्जाम्पल इस तरीके से दो भी हो गया, मतलब युग्म भी बन गया, समीकरण है ही है। रैखिक समीकरण है, मतलब एक रेखा का समीकरण ए है और दूसरी रेखा का समीकरण ए है। इस हिसाब से दो चर वाले, में भी दो चर हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ये युग्म हो गया। एज ए एग्जाम्पल हमने एक ले लिया है। ठीक, ये जो दो समीकरण हमें मिलने वाले है ना, तो दो समीकरण हमको दिखेंगे, है ना। इन दोनों समीकरण को हल करके हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है और y की भी वैल्यू को फाइंड करना है। मतलब उन चर जो हैं उनके मान को हमें ज्ञात करना है। फाइंड करना मतलब ज्ञात करना है। उसके लिए हम दो विधि अपनाएंगे। पहला है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इन इनको हम ग्राफ पर बनाएंगे, फिर वहां से हल करेंगे, पहली विधि हो जाएगी। और दूसरी विधि है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि में हमको तीन विधि, बीज गणितीय विधि में तीन विधियां आती हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। ये जो तीसरा वाला आप देख रहे हो ये वर्तमान सिलेबस में नहीं है। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर इसका यूज, तीसरे का वज्र गुणनखंड का यूज हम आगे चलकर भी बहुत ही नाम मात्र करते हैं, है ना, ना के बराबर करते हैं। इन दोनों का यूज होता रहता है। इस चैप्टर में तो हम इसे पढ़ेंगे ही। इसी तरीके से जब भी कोई इक्वेशन किसी दूसरे अध्याय में आता है, तो इन दोनों विधियों का यूज करके हम उसमें से एक्स और वाई के वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये होता है। मतलब वज्र गुणनखंड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि है, इन दोनों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहली विधि के बारे में जानेंगे, पहली विधि क्या कहती है। ठीक है, तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। अब हम सर्वप्रथम पहली विधि के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली विधि फिनिश हो जाएगी, फिर दूसरी विधि पर हम आएंगे और आपको बताएंगे भी कि ये दूसरी विधि है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ग्राफ मतलब एक्स और वाई का एक्सिस होता है ना। वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। यहाँ पर कुछ इन समीकरणों का हम प्लॉट कर देंगे, रेखा प्लॉट करेंगे, इस पर बनाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ से किस तरीके से हल निकाला जाता है। अच्छा, क्लास 9th में आप याद करो, आपने इसे पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। जब x की वैल्यू हम 0 रखते थे तो y की वैल्यू कुछ आती थी, तो हमको एक निर्देशांक मिल जाता था। फिर y की वैल्यू 0 रखा जाता था, x की वैल्यू आ जाती थी, तो फिर एक निर्देशांक मिल जाता था। तो दो निर्देशांकों की सहायता से हम एक लाइन ड्रा कर देते थे। तो हम कह देते थे यह जो रेखा खींची गई है, लाइन खींची गई है, यह जो है इस समीकरण का लाइन है। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी हम कर लेते हैं। फिर दोनों को देखते हैं, एक दूसरे को अगर काट रहे हैं जिस बिंदु पर, वह बिंदु, उस बिंदु पर x और y के जो भी मान निकल के आते थे वही
इन दोनों समीकरण के x और y के मान हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें हैं। तो इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा फिर से रिकॉल करेंगे, फिर आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका यूज है ना। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ग्राफ की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म खींचना है। तो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों में हमें पता करना, इनका जो है ग्राफ ही निरूपण करना है, ग्राफ बनाना है। इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पहले वाले समीकरण का ग्राफ इसमें हम खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास y एक्सिस है और ये x एक्सिस। इधर वाले हिस्से को आप कहोगे x डैश और इधर वाले हिस्से को क्या कहोगे, y डैश। यहाँ बिल्कुल केंद्र में 0,0 होता है। क्या होता है भाई, 0, इस बिंदु को हम 1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। इस बिंदु को 2 कहेंगे, इस बिंदु को 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, 5 कहेंगे, 6 हो जाएगा। इस हिसाब से 7 जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतना हम बना लेते हैं। यहाँ पर भी 1 हो जाता है, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस हिसाब से जितने की ज़रूरत हमें होगी उतना हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये -1 होगा, -2, -3, -4, -5, -6। अब से इधर भी -1, -2, -3, -4। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, है ना। ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 हो जाएगा। यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से ये ग्राफ जो है तैयार हो जाएगा। अब जो है समीकरण पहला है, इसको हम इसमें प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू और y की। ठीक है, जब हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y का मान क्या निकल के आएगा, इसको हम पता कर लेते हैं। जब हमने क्या लिया, पहले समीकरण के लिए एक किया जा रहा है। ठीक, x की वैल्यू जब हमने 0 ले लिया, मतलब x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, तो y का मान कितना निकल के आएगा, इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, y बराबर 6/3, 3 3। देखिए, समीकरण में x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, क्योंकि x बराबर हम 0 ले लिए। इसको अपने मन से लेना है, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात को अपने मन से लेना है। x की वैल्यू कितना ले लिया गया, 0, तो 0 रख दो। y का मान अब ज्ञात करना है, x रह नहीं गया, y बच रहा है, तो y को एक साइड करना है, बाकी सारी वैल्यूज एक साइड। 6 माइनस में था, इसको इधर कर दोगे तो प्लस में हो जाएगा। 3 से गुणा कर रहा है y, 3 इधर आ जाएगा तो भाग करेगा, कट जाएगा, तो y बराबर 2। y बराबर कितना आ गया। ठीक, अब अगर y का मान 0 लिया गया होता तो x का मान कितना आएगा, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसी समीकरण में y का मान अब हम 0 रख देंगे, x को ऐसे ही रखेंगे 3, और y के स्थान पर हमने 0 रख दिया, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, x
3 से शून्य में गुणा होगा तो शून्य ही हो जाएगा, तो -6 बराबर 0 यहाँ पर बचेगा। x इक्वल टू, इस 6 को उठा के हम इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6। मतलब x बराबर 0 लेने पर y बराबर 2 आ गया, और y बराबर 0 लेने पर x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ से देखिए दो निर्देशांक हमको मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मिल रहा है? दो निर्देशांक। पहला निर्देशांक क्या है? 0, 2। पहला निर्देशांक क्या है? 0, 2। पहला निर्देशांक 0, 2 हो गया, और दूसरा 6, 0। 6, 0। ये दो निर्देशांक पहले समीकरण के लिए हमें मिल गए। अब इन दोनों निर्देशांकों को इस ग्राफ में हमें चेक कर लेना है कहाँ पर है। x पर 0 आ जाओ, x पर 0 हो गया। y पर 2 जाना है, y एक्सिस कहाँ पर है? इधर। तो यहाँ पर हमको मिल गया, पहला बिंदु हो गया। ठीक है। अच्छा x पर 6 जाना है, x पर +6 चले जाओ भाई यहाँ पर। ठीक है। और y पर 0 जाना है, तो y पर 0 यही मिलेगा, तो दोनों के लिए ये बिंदु हो गया। ठीक, एक बिंदु यहाँ हो गया और एक बिंदु यहाँ। यहाँ पर देखो, फिर से हम इसको चेक करते हैं। x के लिए 0 है यह बिंदु, यहाँ से x रेखा पर आ जाओ, x एक्सिस पर 0 है। और y के लिए 2 है, हाँ y 2 यहीं पर है, तो ठीक है, एग्जैक्ट। माने यह बिंदु क्या हो गया आपका? 0, 2। 0, 2 ठीक है। 6, 0 यहाँ पर है, 6, 0 यहाँ पर। ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच देनी है हमको, उसके बाद चीजें सेट हो जाएंगी। ठीक है। एक ऐसी रेखा खींचिए जो इन दोनों को मिलाती हुई आगे की तरफ चली जाए, इस तरीके से। ठीक है। ये जो रेखा खींची गई है, इस रेखा का समीकरण यहाँ पर है, x + 3y - 6 = 0। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भाई, x + 3y - 6 = 0। ये समीकरण हो गया इस रेखा का। ठीक। अब पहले समीकरण का हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब दूसरे समीकरण का ग्राफ प्लॉट करते हैं। x और y। दूसरे समीकरण के लिए जब हम x बराबर 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर आप 0 रख दोगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 0 होगा। कर भी लेते हैं, तो 0 - 3y - 12 = 0। 0 से गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -3y और -12 इस पर 0 माने -12, -3y। इस -12 को उठा के इधर करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू आएगी -12/3, 3 × 3, 3 × 4 = 12 माने -4। y बराबर कितना आ गया भाई? -4। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर -4 आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? समीकरण में कर लेते हैं, x को ऐसे ही रखेंगे, 3 y के स्थान पर हमने 0 रख दिया, -12 = 0। 2x है, 3 का 0 से गुणा कराओगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा -12 = 0। इसको उठा के इधर कर दीजिए, 2x = प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x बराबर 12/2, मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई।
यानी 6, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, तो इसके भी निर्देशांक इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो निर्देशांक क्या क्या बनेगा भाई, 0, -4 पहला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक 6 माने 6, 0। अच्छा, निर्देशांक में जो पहली वैल्यू x की लिखी जाती है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर 0 और -4, x पर 0 आ जाओ, x कहाँ है, यहाँ x पर 0 आ जाओ, और y पर -4 जाना है। y पर इधर जाओगे तो प्लस की वैल्यू मिलेंगी, तो इधर आ जाओ -4, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका 0 -4। ठीक, और दूसरा है x पर 6 जाना है, x पर +6 जाना है, तो x पर +6 हो गया, और y पर 0, तो y पर 0 यहाँ पर मिलेगा। नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, x पर 6 जाना है, तो x पर 6 यहाँ मिलेगा, और y पर 0 जाना है, y पर 0 जाओगे तो y पर 0 यहाँ, माने ये वाला बिंदु। ठीक है, अच्छा देखो दोनों में कॉमन मिल गया, 6 और 0, ठीक ठीक ठीक, 6 और 0 ये हो गया। तो अब इसके लिए हमें एक लाइन बनानी होगी जो कि इस बिंदु से होते हुए इस बिंदु से इधर की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके। अच्छा, ये रेख कितनी भी आगे तक आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, समीकरण वही रहेगा, समीकरण वही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, अगर इस रेखा के समीकरण के बारे में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। देखो ये दूसरा वाला समीकरण है, इसकी रेखा यहाँ पर खींच दी गई। ठीक, ये बात स्पष्ट हुआ। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे को, एक बिंदु है जो कि 6, 0 माने 6, 0 पर एक दूसरे को काट रही हैं। इसका मतलब इस रेखा पर यह एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं के लिए कॉमन बिंदु है। ठीक है, दोनों रेखाओं के लिए कॉमन बिंदु है। इससे यह पता चलता है कि इन दोनों रेखाओं के x और y के ऐसे मान जो दोनों समीकरण के लिए होंगे वो यही है। तो कौन से हैं, यही वाले, x बराबर 6 और y बराबर 3। ठीक, इतनी बात स्पष्ट हुई क्या आपको? आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इतनी बातें स्पष्ट हुई। अच्छा, एक चीज और, हमने यहाँ पर सिर्फ दो बिंदु भी आइडेंटिफाई किया है। अगर मैं इस रेखा पर यहाँ पर बात करूं तो क्या x बराबर 3 है? हाँ 3 है। y बराबर -2 है, तो y बराबर -2। x बराबर 3 और y बराबर -2 इस वाले समीकरण में रखोगे तो यह समीकरण सेटिस्फाई भी होगा, माने संतुष्ट होगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह बिंदु इसी रेखा पर पाई गई है। इसलिए इस रेखा के समीकरण में x और y के स्थान पर इसका मान रखोगे तो यह समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर करेगा। लेकिन यह बिंदु इस समीकरण में मिला नहीं, मिला है, नहीं मिल रहा है। ये बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा बिंदु मिलेगा, तो इसके लिए ये वाला बिंदु जो मिलेगा वह बिंदु यहाँ पर रखोगे x और y के मान, तो इसको भी बराबर कर देगा दोनों पक्षों को। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी भाई, 3, x की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ के लिए y की वैल्यू कितनी है 1। 3, 1 मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रखी जाए इस समीकरण में तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा बिंदु जो दोनों के लिए कॉमन बिंदु हो, जहां से दोनों लाइन गुजर रही है, वह बिंदु कहां पर है, ये है, जिसे हम कह रहे हैं 6, 0 माने 6, 0। यही एक ऐसा बिंदु है जो दोनों रेखाओं के समीकरण के x बराबर 6 और y बराबर 0 रखने पर संतुष्ट करेगा। तो इस ग्राफ का यूज करके हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के x और y के जो वैल्यू फाइंड किए हैं वो क्या है भाई, 6 और 0।
माने x बराबर कितना है, x बराबर 6 है और y बराबर कितना है, 0 है। यही वैल्यूज निकालनी थी जो कि निकल के आ चुका है। x बराबर 6 और y बराबर 0। ये बात स्पष्ट हुआ कि नहीं? सबसे पहले आप ये बताइए, यह बात स्पष्ट हुआ कि नहीं? ठीक है। हर बिंदु के निर्देशांक तो फिक्स हैं। उस बिंदु से जितनी रेखाएं जाएंगी उन सभी रेखाओं के समीकरण में उस बिंदु के x और y के मान आप रखोगे तो वो संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने का मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। जैसे यह समीकरण क्या है, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर 0 अगर आप रखेंगे तो दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही वैल्यू अगर इसमें भी रखोगे तो इसके भी दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह भी रेखा उसी बिंदु से होकर जा रही है। आई होप इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई हैं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, सर मान लीजिए जो दूसरी लाइन ऐसे गई है, अगर ये लाइन ऐसे न जाके इसी के ऊपर से गई होती तो क्या होता? तो बच्चा, हर बिंदु पर उस रेखा को काटा जा रहा है, मतलब उस रेखा के अनंत बिंदुओं को काटा जा रहा है। अच्छा, इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसी के ऊपर ही दूसरा, अच्छा नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं, नेक्स्ट पेज में इस बात को ट्राई करते हैं। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे ये वाली लाइन इधर से गई है और ये वाली लाइन इधर से गई है। अगर ये वाली लाइन भी इसी के ऊपर गई होती तो क्या होता? इस लाइन के समांतर गई होती तो क्या होगा? इन सब के बारे में हमको पढ़ना है और हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है उस बात को लेकर। कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? तीन संभावनाएं हो सकती है। मान लीजिए एक रेखा ऐसे गई और दूसरी रेखा कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, मान लीजिए तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं? वह बिंदु हमें यहाँ पर दिख रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। तो एक वैल्यूज मिल जाएंगी दोनों समीकरण के लिए, x और y के लिए एक एक मान मिल जाएगा, जिस तरीके से पीछे मिला हुआ। अगर मान लीजिए कोई रेखा ऐसे गई है, कोई सरल रेखा ऐसे गई है ना, और एक दूसरी सरल रेखा भी इसी के ऊपर से चली जाती है, बिल्कुल इसके ऊपर ही है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काट रही हैं? हर बिंदु पर काट रहा है, ये हर बिंदु को टच कर रहा है तो हर बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर एक दूसरे को ये रेखाएं एक बिंदु पर काट रही थी, इसलिए एक हल निकल के आया था, एक ही हल आया था। देख लो, प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर काट रहा था, यक्स का एक मान आया और वाई का भी हमारे पास एक ही मान आया। देखो यक्स का एक मान और वाई का भी एक मान आया। ठीक है, लेकिन आगे क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा खिंची हुई है, तो एक हर एक बिंदु को काट रही है, हर एक बिंदु को छू रही है, टच कर रही है। इसका मतलब जितने बिंदु हैं उतने मान हो गए। हाँ बिल्कुल उतने मान ही होंगे। ठीक है, एक्स के भी उतने मान होंगे और वाई के भी उतने ही मान होंगे। कोई भी रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती भाई? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के लिए यक्स और वाई के अनंत मान निकल के आएंगे। बात स्पष्ट हुआ? यहाँ पर यक्स यहाँ पर यक्स और वाई दोनों के एक एक मान निकल के आएंगे। यक्स और वाई दोनों के एक मान या हल हल होंगे। कब? जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही थी। जब रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेदित माने काटना, प्रतिच्छेदित कर रही कर एक्स और वाई के एक मान या हल होंगे, एक ही मान या हल होगा जो कि इसके निर्देश। और यहाँ पर जब रेखा एक दूसरे के ऊपर है, जब रेखा एक दूसरे के ऊपर, ऊपर का क्या मतलब होता है? ऊपर का मतलब संपाती होता है। क्या होता है भाई? संपाती। जब एक दूसरे के ऊपर है या संपाती है, तब यक्स और वाई के कितने मान होंगे? अनंत, क्योंकि एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है और अनंत बिंदुओं को दूसरी रेखा भी छू रही है, तो यक्स और वाई के अनंत मान होंगे। कितने? अनंत मान होंगे। क्या ये बात स्पष्ट हुआ? आई होप स्पष्ट हुआ होगा। ठीक है। अच्छा सर, एक रेखा को जब दूसरी रेखा एक बिंदु पर काट रही तो आपने इसको बता दिया, और एक रेखा पर ही दूसरी रेखा जा रही थी, संपाती थी, तो आपने इसे बता दिया कि एक्स और वाई के अनंत मान निकल के आएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए एक रेखा है, उसके समांतर दूसरी रेखा खिंची हुई है, उसके समांतर दूसरी रेखा खिंची हुई है, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, ठीक, और ये दूसरी रेखा ये हो गई। इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे भी? अच्छा, इस कंडीशन में आप देखिए, क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं? नहीं काट रही। इनको आप कितना भी आगे बढ़ा दो, जैसे हैं ये समांतर हैं, तो इनको इसी पर आगे बढ़ा दो, इधर से भी इधर से भी, तो क्या ये आगे चल के किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी। इसका मतलब ये दोनों अगर एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, इन दोनों रेखाओं के जो चर x और y हैं, उनके मान एक भी नहीं निकल के आएंगे, माने इनका कोई हल नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अब इसके बारे में भी हमें स्टेटमेंट लिखना होगा इसी तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मिनट, अब रेखाएं रेखाएं एक दूसरे के समांतर, समांतर, तब एक्स और वाई के एक भी हल नहीं प्राप्त होंगे, एक भी हल नहीं प्राप्त होंगे। ठीक। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। देखो, मोटी मोटी जो बात है उसको एक बार हम फिर से रिवाइज। इस रेखा का कोई ना कोई एक समीकरण होगा और दूसरी रेखा का भी कोई ना कोई एक समीकरण होगा। इस रेखा में भी एक्स और वाई होंगे और इसमें भी एक्स और वाई होंगे, तो जो एक्स वाई है उन्हीं का मान हमें निकालना है। ठीक है। ग्राफीय विधि ये कहता है, ग्राफ के अनुसार यह हमें पता होना चाहिए, हमने 9th में पढ़ा भी है, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो वह जो एक बिंदु मिलेगा वह उन समीकरणों, उन रेखाओं के समीकरणों में एक्स और वाई के मान होंगे। समझ गए? एक्स और वाई के मान होंगे। आई होप ये बात आप समझ, मतलब जितनी रेखाओं पर एक दूसरे को ये रेखाएं टच करेंगी उतने मान इसके होंगे, क्योंकि ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है, इसलिए या तो एक रेखा पर एक दूसरे को टच करेगा या तो बहुत सारी सभी रेखाओं पर टच करेगा। दो कंडीशन हो सकता है। और तीसरा कंडीशन,
एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेगा जब समांतर हो जाएगा। अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती तो 2 3 4 जगह 5 जगह 6 जगह इस तरीके से होता, लेकिन या तो एक जगह टच करेगा, या तो अनंत जगह सभी जगह टच करेगा, या तो नहीं टच करेगा। 3 स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं। मान लीजिए ये जो पहली पहली रेखा है उसका समीकरण अगर मैं मान लूं, अगर मैं पहली रेखा का समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी रेखा का समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मान लेता हूं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इन समीकरण को देखकर ही कैसे बता दें, कोई ऐसा विधि अगर हमको पता चल जाए कि इस समीकरण को देखकर ही हम बता दें कि भैया इसके एक हल होंगे या ढेर सारे हल होंगे या एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, एक भी हल नहीं होगा। इस बात को अगर इसे हम देखकर ही सिर्फ बता दें तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, है ना। वो भी एक तरीका है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो पहला समीकरण है और दूसरा, x का गुणांक और y का गुणांक जो है उनका अनुपात अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और एक ही हल प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब पहली स्थिति क्या बता रही है भाई, देखो पहली स्थिति हमें बता रहा है कि a1 बटे a2 करो और फिर b1 बटे b2 करो, और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो हम कह देंगे x और y दोनों के एक मान या एक हल प्राप्त होंगे और वह एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ। अभी इसी को हम आगे एग्जाम्पल के साथ भी देखने वाले हैं। आई होप आप समझ गए। हाँ, दूसरी स्थिति में x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद इन तीनों का अनुपात कर लो। मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, और तीनों ही आपस में बराबर अगर हो गए तब रेखा एक दूसरे के संपाती है या एक दूसरे के ऊपर है और x और y के अनंत मान होंगे। कितने मान होंगे, अनंत मान होंगे। अनंत कहो या अनेक हल कहो, बात एक ही है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़िए। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो इस स्थिति में हमको क्या देखने को मिलेगा, इसको भी जान। इस स्थिति में यहीं पर लिखो। ठीक है, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 में a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। ठीक है, ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इस स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि अगर ये स्थिति निकल के आ रही है तो एक दूसरे के समांतर है, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, x और y के एक भी हल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। अच्छा, अब ये जो अभी अभी हमने देखा है इनके अनुपात को लेकर, है ना, इससे संबंधित कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। ग्राफी विधि से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है, पहला और दूसरा। ठीक है, अगर a1 बटे a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों की तुलना कराई जाती है। तीनों तीनों की क्या कराई जाती है,
अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, केवल एक हल, एक हल माने अद्वितीय हल मिलेगा। अब यही बात अभी अभी आप जो है बिल्कुल रियल लाइफ में प्रैक्टिकल के साथ आपने सीखा है। देखिए, देख रहे हो ना, यही बातें अभी अभी आपने बिल्कुल सीखा हुआ। ये बात कब, जब ये दोनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, एक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया है, इन दोनों में तुलना कराया गया। क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसको तुलना कराओगे। इसमें x का गुणांक a1 है, a1 बराबर होगा x का गुणांक कितना है, 1 के बराबर, ठीक है। y का गुणांक b1 है, b1 बराबर होगा, y का गुणांक क्या है, -2। C1 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब C1 0 होगा, तभी तो 0 हो गया, इसलिए 0 को लिखा नहीं गया, तो C1 कितना आ गया भाई, 0 आ गया। यहाँ पर भी कंपेयर कराओ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x का गुणांक a2 है, x का गुणांक 3, a2 बराबर 3, y का गुणांक b2 है, b2 बराबर होगा, y का गुणांक कितना है, 4, c2 माइनस, ठीक है, c2 कितना है भाई, माइनस, c2 को यहाँ रखो, c2 कितना हो गया, -2। अब हमें चेक कर लेना है भाई, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 करके चेक कर लेते हैं। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू -2 है और b2 की वैल्यू 4 है, ठीक। c1 की वैल्यू 0 है, c2 की वैल्यू -20, ठीक है। अच्छा, दो एक कम, दो दो दूनी 4, 1/2 अभी माइनस में, क्या एक दूसरे के बराबर हैं, 1/3 बराबर होगा ऋण 1/2 के, नहीं बराबर होगा, तो मतलब a1 बटा a2, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के। ये पहला वाला आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिच्छेद करेगा। ये जो दोनों रेखाएं हैं, एक दूसरे, जब हम ग्राफ बनाएंगे उसमें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, ठीक है, और एक ही जगह काटेंगी, इसलिए इनका केवल और केवल एक हल प्राप्त होगा। बात स्पष्ट होगा, यही बात है इसमें। आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसमें देखो a1 a2, a1 a2 का अनुपात 2/4, 2/4, b1 और b2 माने 3/6, 3/6 और c1 c2 -9/-18, -9/-18। अच्छा, अब एक कटेगा भी, इसको काट दो, दो एक कम, दो दो दूनी 4, 3 एक कम 3, 3 दुआई 6, माइनस से माइनस कट गया, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। देखो 1/2, 1/2 और 1/2, इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये a1 बटा a2 है, ये b1 बटा b2 है, ये c1 बटा c2 है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। बराबर होने का मतलब ये हो गया कि जो x और y एक्सिस है उस पर जो रेखा खींची गई है उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी है ना, उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी है, इसलिए हम कहेंगे रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, बहुत सारे एक्स वाई के बहुत सारे हल मिलेंगे। जितने बिंदु से बनी हुई है रेखा उतने सारे, मतलब अनंत बिंदु से बनी है तो अनंत वैल्यूज भी मिलेंगी। ये बात स्पष्ट हुआ।
आई होप स्पष्ट हुआ होगा। चलिए अब तीसरे कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। इसमें a1 कितना होगा, एक, a2 कितना होगा, दो, माने एक बटा दो। देखो a1 बटा a2, एक बटा दो। b1 कितना होगा, टू, और b2 कितना होगा, फोर, माने दुई बटा चार। यहाँ पर देखिए दुई बटा चार। c1 कितना होगा, माइनस फोर, c1 कितना होगा, माइनस फोर, और c2 कितना होगा, माइनस ट्वेल्व, माने माइनस चार बटा माइनस बारह। इसको भी देख लो, दुई एक कम दुई, दुई दूनी चार, चार एक कम चार, चार तिहाई बारह, माइनस से माइनस कट जाएगा। एक बटे दो, एक बटे दो, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। एक बटे दो बराबर होगा एक बटे दो के, बराबर नहीं होगा एक बटे तीन के, माने a1 बटा a2 बराबर है b1 बटे b2 के, नॉट इक्वल टू नहीं बराबर है c1 बटे c2 के। इसका मतलब ये जो दोनों समीकरण हैं उनका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दो रेखाएं तो खींचेंगी लेकिन दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, और समांतर होने की वजह से आगे या पीछे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर छुएंगी नहीं, ना ही काटेंगी, इसलिए इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इतनी बात आई होप आपको स्पष्ट हो गया। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो ग्राफी विधि से जो हल करना है उसमें बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तीन स्थितियां हैं, तीनों के बारे में पढ़ना है और तीनों को समझना है। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल कैसे किया जाएगा, इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल को भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि, बीजगणितीय विधि। इसमें एक पढ़ा जाएगा प्रतिस्थापन विधि और दूसरा पढ़ा जाएगा विलोपन विधि। ठीक है, बहुत ही मजेदार है ये भी विधियां। इसमें x की वैल्यू को प्रतिस्थापित करनी है, या तो y की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दो, या तो x की वैल्यू को, एक को प्रतिस्थापित करना है दूसरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना भाई, विलुप्त कर देना है, एक को विलुप्त कर देना है। दोनों विधियों को हम करके आपको दिखाने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये दोनों विधियां आप सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, फिर वहां पर हम इसके बारे में भी डिस्कस। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, पहली विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अगला है आपका विलोपन विधि, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम चीजों को देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक समीकरण इधर है और दूसरा समीकरण ए दिया हुआ, दोनों ही रैखिक समीकरण है। इन्हें हमें बीज गणितीय विधि से हल करना। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना। तो देखिए, इस पहले समीकरण को हम समीकरण एक मानेंगे और दूसरे समीकरण को समीकरण दो। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या लिखा हुआ है भी लेते हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू, टू एक्स को इधर कर दो, यहाँ क्या बचेगा, थ्री वाई इक्वल टू 11। टू एक्स को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स। थ्री को आप इधर कर दो, तीन वाई के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, 11 माइनस एक्स बटे। यहाँ पर देखिए आपको y का मान पता चल गया,
इसको हम समीकरण 3 बनाते हैं। वाई का मान हमको कहाँ से मिला, समीकरण 3। अब यहाँ नीचे लिखोगे समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 2 है, इसमें वाई का मान समीकरण 3 से उठा के रख दो। ठीक है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस। अच्छा, एक चीज और देखो, इन सब में दो कॉमन भी हो जाएगा, तो दो कॉमन ले लेते। ठीक है, पहले समीकरण को छोटा कर लेते, या तो यहाँ पर डायरेक्ट y की वैल्यू रख सकते हो, या तो छोटा कर लो। ठीक, तो छोटा कर लेते हैं, इक्वल टू माइनस 2 से 1 कट जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू माइनस माइनस 12। अब समीकरण यही, इसी को हमने दो बनाया, समीकरण दो यही है, यही वाला तो ये है। इसी में आपको क्या करना है, y की वैल्यू उठा के रख देना, x माइनस 2, y के स्थान पर रखो 11 माइनस 2x 3 इक्वल टू माइनस 12। अब इसको हल करो, देखो अब में y है, पूरे में y है नहीं है, x ही है सिर्फ, तो x को एक तरफ कर देना है, दो का गुणा अंदर हो जाएगा, x माइनस 22 माइनस माइनस प्लस 22 हो गया, प्लस होगा 2 दूनी 4, ठीक है, बटे 3 इक्वल टू माइनस, इस 3 का गुणा यहाँ पर होगा, 3x माइनस 22 प्लस 4x डिवाइड बाई 3। आगे देखिए, 3 इधर भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, और यहाँ पर देखो 3x और 4x, 3x माइनस 22 प्लस 4x इक्वल टू, 3 को जब इधर भेजोगे तो बार यही 36 हो जाएगा, माइनस पहले से है तो माइनस को पहले, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x, दोनों प्लस में है तो 4 3 7x हो जाएगा, 7x। यहाँ पर माइनस में 22 है, 22 को उधर करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिटेल करते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 7x इक्वल टू माइनस 36 प्लस 20, बड़ी वाली वैल्यू माइनस में है तो चिन्ह माइनस का लगता है। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, 6 माइनस 2 माने 4, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 7 x के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो माइनस 14 लिखा हुआ है, 7 आ गया भाग करा, 7 एकदम 7, 7 दो 14, मतलब माइनस 2। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस निकल के आ गई। अब समीकरण 3 को देखिए, y बराबर हमें कुछ पता है, इसमें x है, समीकरण 3 में इसी x की वैल्यू रख दो, फिर y का भी मान पता चल जाएगा, है ना। समीकरण 3 में x का मान
रखने पर, तो भाई y इक्वल टू 11 माइनस 2, एक्स के स्थान पर हम कितना रख देंगे, माइनस डिवाइड बाई, ठीक है। 11 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 2 दूनी 4 बटा 3, 11 में 4 जोड़ दोगे तो 15/3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, y बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 मिल गई। तो यहाँ से हमने ज्ञात क्या कर लिया, x और y का मान, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इस विधि को प्रतिस्थापन विधि क्यों कहा गया, और आप याद कैसे रखोगे कि ये प्रतिस्थापन। देखिए, समीकरण 1 से हमने y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू को निकाल कर प्रतिस्थापित कर दिया समीकरण 2 में। देखो, समीकरण 2 में y के स्थान पर y की वैल्यू हमने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसमें सिर्फ x बचा, तो x का मान निकल के फाइनली आ गया। फिर x की वैल्यू को निकाल के उठा के उसी y बराबर x के रूप में आया था, x के स्थान पर रख दिया हमने, y का भी मान यहाँ तो हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, क्योंकि एक वैल्यू को प्रतिस्थापित करके दूसरी वैल्यू में रख दिया जाता है। आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम अगला है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि पर कुछ बात करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि को भी देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें एक वैल्यू को विलुप्त कर दिया जाता है, एक वैल्यू को क्या कर देना है, विलुप्त कर दिया जाएगा, तो वही चीज हो जाएगी। चलिए इसको भी हल करके देख लिया जाए, ठीक है। तो 2x प्लस 3y, इस 11 को इधर कर लो, -11, इधर क्या बचा 0, इसको हमने क्या बना लिया, समीकरण 1। इसमें देखिए 2x -4y, इसको उठा के इधर करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, इक्वल टू 0। इन सब में देखो 2 कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन हो गया, इस 2 को इधर भेज दोगे, 0 से भाग करेगा तो पूरा 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, x -2y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों में किसी एक वैल्यू को विलुप्त कर देना है, x को विलुप्त कर दो या तो y को विलुप्त कर दो। देखिए कैसे किया जाए। यहाँ पर देखो x कितने हैं, 2, मतलब 2x है, और यहाँ पर सिंगल x है, ठीक है। कैसा है, सिंगल x है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 2 से गुणा करा देते हैं, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा कर दो इसमें, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4y प्लस 12 दूनी 24 इक्वल टू, इधर भी 2 से गुणा करोगे, 0 गुणे 2 कितना होगा, 0 दुआई 0, तो 0 हो गया। अब ये बन गया आपका समीकरण 2, इसको काट दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो 2x आ गया और यहाँ पर भी 2x आ गया। अब दोनों समीकरण को हम घटा लेंगे, दोनों पक्ष घटा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यहाँ पर लिखो, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, किसी को भी ऊपर लिखिए, किसी को भी नीचे लिखिए। तो पहले पहला समीकरण लिख लो, 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और दूसरे में लिखो 2x माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0।
जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल देंगे, ए प्लस में है तो माइनस में कर दिया, ए माइनस में है तो इसको प्लस में कर दिया, प्लस में है तो माइनस में। यहाँ पर प्लस करो या माइनस करो, जीरो है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई और वैल्यू होती तो हम यहाँ पर प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते। अच्छा, 2x यहाँ पर देखो प्लस में है, 2x यहाँ पर माइनस में आ चुका है, 2x में से 2x चला गया तो खत्म हो गया, मैंने यहाँ पर जीरो हो जाएगा। 3y प्लस में है, प्लस में ही 4y है, अब माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 4 और 3 मैंने 7y, 4 3 7y, ठीक है। -24 -11, ऋण 11 ऋण 24, इन दोनों को कर दोगे तो 4 1 5 और 2 1 3, ऋण 11 और ऋण 24, 11 रुपये उधार था, 24 रुपया और उधार हो गया, टोटल ऋण 35 हो गया, उधारी 35 हो गया, ठीक। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, अब यहाँ बचा कितना, 7y माइनस 35 बराबर 0, 7y बराबर 35 उधर कर दूँ तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 35/7, 7 1 7 5 35, y बराबर 5, y बराबर कितना निकल के आ गया भाई, 5 निकल के आ गया। y बराबर कितना निकल के आया, 5। क्योंकि समीकरण में x और y में से कोई एक मान निकल के आ चुका है ना। इसी वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख दो तो उसमें सिर्फ x बचेगा, तो जब x बचेगा तो x का भी मान निकल के आ जाएगा। क्योंकि समीकरण एक में मैं एक में रख दे रहा हूँ, आप दो में भी रख लेना, किसी में भी रखोगे वैल्यू वही आएगी। समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, इसमें भी देखो y बराबर 5 आया है, इक्वेशन दोनों की सेम लिया गया है। किसी भी तीनों में से कोई भी विधि अप्लाई करोगे x और y के वैल्यूज वही आएंगे, अगर सवाल वही है, ठीक है। तो 5 उठा के इसमें रख दो समीकरण एक में, 2x प्लस 3, y की वैल्यू 5 इक्वल टू 11, 2x 3 पचे 15, 3 पचे 15 बराबर 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 2x इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दोगे तो -4 है ना, तो उधर भेज दो, x इक्वल टू -4/2 से 2 कट गया, -2, माने x बराबर कितना आ गया भाई, -2, x बराबर माइनस। ये बात स्पष्ट होगी, अगर दिख नहीं रहा है तो x बराबर -2। इसका नाम विलोपन विधि क्यों रखा गया है, इसको भी जानो। इसका नाम विलोपन विधि क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर देखो x को विलुप्त कर दिया गया, काट दिया गया ताकि x विलुप्त हो जाए, गायब हो जाए, इसलिए इसको क्या कहा गया, विलोपन विधि। क्या हम सर y को विलुप्त नहीं कर सकते थे, हाँ y को भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके लिए क्या करना होता है कि दोनों समीकरण में जिसे विलुप्त करना है वो बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये दूसरा समीकरण था और यहाँ पर ये पहला समीकरण है ना। यहाँ पर ये आपका पहला समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में देखिए x 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है, 2x है। 2x है तो घटाओगे तो दोनों घटे के 0 हो जाएंगे, माने विलुप्त हो जाएगा। अगर आपको y को हटाना था तो यहाँ पर 2 से न गुणा करके, ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर देते तो 3 दूनी 6 बन जाता y, बाकी तो जो बनता है 3 ये भी बन जाता, 36 ये भी बन जाता, तो यहाँ पर 6y बन जाता। लेकिन यहाँ पर 6y है नहीं है, इस 2 का गुणा इसमें करा दो तो 2 दूनी 4 ये बन जाता और 2 तिहाई 6y ये बन जाता और 11 दूनी 22 ये बन जाता है ना। तो y भी 6 हो जाता यहाँ पर भी और y 6 यहाँ पर भी हो जाता दोनों जगह। जब दोनों जगह 6 हो जाएगा तो जब माइनस करोगे तो घट जाएंगे, माइनस कर दो या तो प्लस करो, क्यों, देखो घटाइए या तो जोड़िए, दोनों में से कोई भी एक करना है, आपको देखना है किससे विलुप्त हो रहा है।
यहाँ पर देखिए 6y होता और यहाँ पर -6y पहले से था, इसलिए हम घटाते नहीं, जोड़ देते। जोड़ने में चिन्ह बदलते नहीं है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या होता, घट जाता। ठीक है, आई होप बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो हम इसको भी करके आपको दिखा देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने किया है, अदरवाइज जो दूसरी विधि हम बताने चल रहे हैं, आप उस विधि से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं भाई, इरेज कर दे रहे हैं, है ना। देखो उस विधि को भी जानना जरूरी है। अब यहाँ पर हमने एक ही समीकरण में गुणा कराया और काम हो गया। कभी कभी होगा, इसी के लिए आपको दोनों समीकरणों में गुणा कराना होगा, तब जाके x और y में से कोई एक तब जाके बराबर होगा। ठीक है, इसलिए जानते रहिए आप इसे भी, और इसकी जरूरत स्वाभाविक है कि पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर एक मिनट, x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखिए इस बार हम x को बराबर नहीं करेंगे, इस बार किसको बराबर कर रहे हैं, y को। यहाँ पर y के साथ क्या है, 3 है, और यहाँ पर y के साथ 2 है। इसमें इस पूरे समीकरण में इस 2 से गुणा करा दो, और इस मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 वाले y से गुणा करने वाले को गुणा कराओ, और समीकरण 2 में समीकरण 1 के y वाले गुणांक से गुणा करा दो। कैसे कैसे भैया, तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक क्या है, 2 है, -2 नहीं लेना है, ठीक है, 2 लेना है सिर्फ, 2 है, और यहाँ पर 3। तो क्योंकि y को बराबर करना है, तो y का जो गुणांक है 2, इसमें इधर गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में किससे गुणा होगा भाई, दोनों समीकरण 1 में हो रहा है, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक, 2 से गुणा कराओ, 2 दूनी 4x। अच्छा, अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहले समीकरण को लिख लो, दोनों पक्षों में 2 से गुणा हो जाए भाई, 2 से गुणा इधर भी हो गया और 2 से गुणा इधर भी हो गया, 2 दूनी 4x, द्वितीयाई ay, 11 दूनी 22, 2 शून्य शून्य। ठीक, अब इसको हम बनाएंगे समीकरण 1, और इसको क्या करेंगे, या तो मत काटो, इसको समीकरण 3 बना लो, है ना। इसको क्या बनाओगे, समीकरण 3 बना लो, ये हो गया 3। ठीक, समीकरण 3। अब समीकरण 1 की जरूरत नहीं है, अब समीकरण 3 को हम आगे लेकर सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसको भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 2 था, तो इसमें हमने 2 से गुणा करा दिया। यहाँ पर y के साथ 3 है, तो यहाँ पर क्या कराएंगे, 3 से गुणा। दोनों पक्षों में 3 से गुणा कराने पर 3 से गुणा कराने पर 3 से गुणा हो जाए भाई, x माइनस 2y, देखो कंफ्यूज हो जाएंगे, x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। इधर भी 3 से गुणा होगा, हो गया, और इधर भी 3 से गुणा, 3 से गुणा हो गया। अब 3 से गुणा करा दो, 3x, 3 दूनी 6y, 12 तिहाई 36 इक्वल टू 3 शून्य शून्य। ये हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, अच्छा बाकी चीजें भी बदलेंगी, उससे डरना नहीं है, इसको बराबर करना है। ये वाला देखो -6y हो गया, और यहाँ पर +6y हो गया। ठीक है, इन्हीं को दोनों की आंकिक वैल्यू को बराबर कर देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक, अगर इन 3 और 4 समीकरण को, तीसरे और चौथे समीकरण को हम घटा देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, विलुप्त तो नहीं होगा, तब तो रह गया। इसलिए इसको हम घटाएंगे नहीं, इसको हम जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे, जोड़ने में चिन्हों को बदला नहीं जाता है, ये -6y ही रहेगा और ये +6y रहेगा, इसलिए माइनस में से प्लस जाएगा तो 0 हो के खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए,
आपका समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ दो भैया। पहले 3 वाला लिख लो, 4x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। चौथा लिखो, 3x माइनस 6y प्लस 36 इक्वल टू 0। जोड़ने में चिन्ह बदलता नहीं है, ठीक है। 6y प्लस में है, 6y माइनस में है, दोनों हट जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0। 4x में 3x जोड़ दो, 4 3 7x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0 हो गया। और यहाँ पर देखो 36 प्लस में है, 22 माइनस में है, माने 36 में से 22 निकलेगा, ध्यान रखना। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, किसमें आएगा भाई प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस बड़े में और 0 है तो 0 पर 7x आपके लिए करना पड़ता है थोड़ा सा, बराबर 0 हो जाएगा। 7x इसको उधर करोगे तो -14 हो जाएगा, 7 उधर जाके भाग करेगा तो -14 डिवाइड बाई 7 तो कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, माइनस है साथ में तो माइनस है ना, यहाँ पर x इक्वल टू -2। अब x की वैल्यू आ गई, इसी x की वैल्यू को उठा के इन समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख दो तो y की वैल्यू अपने आप निकल कर आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -2 है तो ऐसा करते हैं यहाँ पर रख दे, देखो रफली मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप डिटेल करके देख लेना। 2 यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा प्लस 3 यहाँ पर y हो जाएगा बराबर 11। 2 दूनी 4, वो भी किसमें माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, और प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब उतना तो समझ ही रहे हो ना, अभी इसको सॉल्व किया जा रहा है तो यहाँ से देख लेना, तो आप समझ ही रहे हो। तो ये हो गया। अब 3y को यहाँ रखो, उसको उठा के इधर कर दो, 3y इक्वल टू 11 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था इधर प्लस में बदल जाएगा, 11 और 4 हो जाएगा 15। y से 3 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, 15/3, 3 1 कम 3, 3 5 15, तो y बराबर कितना आ गया भाई 5, y बराबर 5 आ गया और x बराबर -2। यही वैल्यू पिछले भी वाले में भी आया था, यही वैल्यू प्रतिस्थापन विधि में भी आया था, यही वैल्यू विलोपन विधि में भी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। इस सिलेबस में यही टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड जो है एक एक क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको करके दिखा भी दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ते रहो और जो है मेहनत करते रहो अच्छे से, ताकि आपके नंबर भी अच्छे आए और आप अच्छा ग्रोथ करो। इस शुभकामना के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ। आगे की एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।